लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या अर्थ समझा जाए। इनके दो अर्थ हो सकते हैं। जब शास्त्र कहते हैं कि अछूतों को गौ से बाहर रहना चाहिए, तो इनका इतना ही अर्थ हो सकता है कि अछूतों को गांव के बाहर जहां वे ठहरते हैं वहीं रहना चाहिए। यह एक अर्थ है। दूसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया, उन्हें गांव के अंदर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें गांव के बाहर जाकर गांव के बाहर ही रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो यह कि अछूतों के गांव से बाहर जाकर रहने का छुआछूत से कोई संबंध नहीं, एकदम आराम से ही वे लोग गांव के बाहर रहते आए हैं। इसके बाद जब उनक माथे पर छुआछूत का टीका लगा, तो उनका गांव में आना बंद हो गया। दूसरा संभावना यह है कि छुआछूत का अछूतों के गांव से बाहर जाकर रहने से पूरा संबंध है। दूसरे शब्दों में, अछूत पहले गांव के अंदर रहते थे, बाद में जब उनके माथे पर छुआछूत का टीका लगा, तो वे गांव को खाली करके गांव से बाहर जाकर रहने पर मजबूर हो गए। इन दोनों बातों में कौन सी बात अधिक मान्य है? यह दूसरी संभावना तो स्पष्ट तौर पर ही एक निरर्थक और बेसिर पैर की कल्पना है। उनके खोखलेपन को दिखने के लिए एक ही तर्क पर्याप्त है। हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह किसी गांव या किसी क्षेत्र की बात नहीं, यह समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है। अछूतों को गांव से बाहर निकालकर बसाना बहुत बड़ी बात है। किसने और कैसे यह इतनी बड़ी बात की होगी? यह किसी चक्रवर्ती राजा की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। इनके लिए भी इस प्रकार एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना संभव कार्य न था। चाहे संभव हो चाहे असंभव, यह किसी चक्रवर्ती राजा का ही कार्य हो सकता है। वह कौन सा चक्रवर्ती राजा है जिसे इस कार्य का श्रेय या आश्रय दिया जा सकता है? स्पष्ट ही भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने यह कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, तो यह दूसरी संभावना छोड़ देनी चाहिए। अब जिस बात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग अछूत कहलाते हैं, वे अछूत कहलाना आरंभ होने से भी पहले एकदम शुरू से ही गांव के बाहर रहते थे और बाद में अछूत बना दिया जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रखा। लेकिन इससे एक बात ही कठिन सवाल पैदा होता है, वे गांव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? सवाल तो उठता है। इसका उत्तर यही है कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को संसार में आरंभिक समाज के वर्तमान रूप धारण कर लेने के संबंध में जिन बातों की जानकारी है, उनका ख्याल, उनके यह मानता स्वाभाविक लगता है कि अछूत आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं। शायद अधिक लोग, जब तक उन्हें उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जाए जिसके कारण प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया, तब वे यह नहीं समझ सकेंगे कि उपयुक्त विचार स्वाभाविक क्यों है। उस बात की अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान में रखें कि वर्तमान समाज प्रारंभ से दो बातों में अलग है। प्रारंभिक समाज घुमंतु जातियों का बना था और वर्तमान समाज स्थिरता पूर्वक एक जगह बसी हुई जातियां हैं का समूह है। दूसरे प्रारंभिक समाज रक्त संबंध पर आश्रित परिवार जातियों का एक समूह था। वर्तमान समाज क्षेत्रगत स्थानीय जातियों का समूह है। दूसरे शब्दों में, प्रारंभिक समाज ने वर्तमान स्वरूप तक
पहुंचने के लिए दो और अपना विकास किया है। विकास की एक धारा ने प्रारंभिक समाज को रक्त आश्रित परिवार जाति की अवस्था से होकर क्षेत्रगत जाति की अवस्था को पहुंचा दिया है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह राजाओं की सरकारी उपाधियों में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राजाओं की उपाधियों को ही लीजिए। वह पहला बादशाह था जिसने अपने आप को इंग्लैंड का बादशाह कहा। उसके पूर्वज सामान्य तथा अपने आप को अंग्रेजों का राजा कहते आए थे। पहला कथन एक क्षेत्रगत जाति का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा एक परिवार जाति का। इंग्लैंड का भी एक देश था जहां अंग्रेज भी निवास करते थे। अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी नरेशों की उपाधियों में भी दिखाई देता है। कभी वे फ्रांसीसी लोग के राजा कहलाते थे, लेकिन आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने प्रारंभिक समाज को घूमतू समाज न रहने देकर एक स्थिर निवास प्राप्त समाज बनाया। यहाँ भी यह परिवर्तन इतना निश्चित